गुड मॉर्निंग। प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। लास्ट एक महीना बचा हुआ है आपका। होली होली तो हटा दीजिए अब। तो 1 तारीख से आपका रिवीजन इस क्लासेस स्टार्ट होंगी सारे बैचेस की। उसमें हम लोग फास्ट रैपिड एनसीईआरटी देखेंगे पूरा। एक दिन में एक चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी देना है आपको। जिनको क्लास करना है क्लास भी करेंगे, ठीक है ना। आप जो चीज़ें घर पे बैठ के 3-4 घंटा लगाएंगे वो यहाँ पे 1-2 घंटे में काम चल जाएगा। तो होप कि सभी लोग क्लास करें, मैक्सिमम लोग क्लास करें। और 1 तारीख से शुरू हो रहा है फास्ट रैपिड रिवीजन आपका, ठीक है ना। आपके पास पहुंच गया होगा मैसेज एक तरह से, हमने स्टेटस भी लगाया था उसको। तो हमारा नया चैप्टर है रिवीजन वाले सीरीज में, जिसका नाम है सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं और एक क्वेश्चन गलत करा ही देता है। कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, कुछ भी इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअल है। तो देख लेते हैं। 1-1.5 घंटे में पूरा का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, आपको बिठा के पढ़ा रहा हूँ। एकदम चीजें बहुत ही क्लियर और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा आपका यहाँ पे, एकदम गारंटी है। बस लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और बाद में अगर अच्छा लगेगा, मीन्स अगर आपको समझ में आ गई चीजें, तो कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि और फिर नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हैं आप, ये भी कमेंट कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले सेल डिवीजन क्या है और इसकी जरूरत क्या है, हम इसको आपको बता देते हैं। सेल डिवाइड करता है, मतलब एक सेल से 2 सेल बना, 2 से फिर 4 बना, तो ऐसे वो डिवाइड करता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला जो बेसिक रीजन ये है कि जो पुराने सेल्स होते हैं उनका एक लिमिटेड, एक कह सकते हैं एक एक एज होता है। इसके बाद वो एक्सपायर कर जाते हैं, इन द सेंस हम क्या डेड हो जाते हैं। तो डेड होने के पहले हम कह सकते हैं वो डिवाइड होना पसंद करते हैं। जो डिवाइड होने के पहले डेड हो गए उनकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान समझिएगा इस बात को। जैसे हमारे बॉडी में आपको पता है, जैसे कि अगर हम बात करें पोरीफेरेंस की, तो उनका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि एक ही सेल के अंदर सारे काम चल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम और आगे जाएं, एडवांसमेंट जैसे बढ़ता गया, जैसे हम लोग माने मैमल्स, तो उस केस में देखा गया कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सारे ऑर्गन सिस्टम किससे बने हैं? ऑर्गन से। ऑर्गन्स किससे बने हैं? टिश्यूज से बने हैं। और जो टिश्यूज हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। तो सेल्स बहुत ज्यादा होंगे तभी ना टिश्यू बनाएंगे। मान लो 1 लाख सेल है, उसमें से 10,000 सेल का काम है लीवर बना दिए, दूसरे 10,000 पैंक्रियाज बना दिए, 10,000 और इंटेस्टाइन बना दिए। तो सबका एक अलग अलग लेवल ऑफ डिवीजन है कि ये सेल को स्पेशलाइज कर दिया गया है कि तुम ये काम करो, ये काम करो। तो इसलिए भी सेल की जरूरत थी, तो सेल डिवीजन, तो इसलिए सेल की डिवीजन है। और ये साइकिल चलती रहती है सेल डिवीजन की, तो सेल साइकिल नाम दे दिया गया है। ठीक, ये बातें हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है। सेल डिवीजन 2 तरह के हम पढ़ेंगे। एक बाबू माइटोसिस, ध्यान समझेंगे। ठीक, माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मतलब इक्वल, क्या मतलब है इसका समझिएगा। कोई भी सेल, कोई भी मान लो डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल मतलब प्लॉयडी उसकी 2n है, ये डिवाइड हुआ। 2n का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर, इसका क्या होगा? 46। अगर ह्यूमन का बॉडी का सेल है डिप्लॉयड है तो मान लो 46 क्रोमोसोम्स। तो ये जब डिवीजन होगा तो कितने सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 सेल्स में। तो बाबू दो सेल में कन्वर्ट हुआ, डिवाइड हुआ, तो दोनों का जो प्लॉइडी होगा 2n होगा। एंड दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज माइटोसिस डिवीजन। एंड इसे हम बोलते हैं इक्वेशनल, क्योंकि ये मान लो पेरेंट है, जो पेरेंट सेल होगा उसमें जितना क्रोमोसोम का नंबर है वही क्रोमोसोम का नंबर किसमें रह जाएगा? जो डॉटर सेल्स, जो नई सेल्स बनी है उसमें। ठीक, ये होता है माइटोसिस। अगर हम बात करें मियोसिस, तो बाबू इसे हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होगा? इसमें सेल है, मान लो डिप्लॉयड है, तो ये भी 2 सेल में कन्वर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेल में डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे प्लॉयडी हाफ हाफ हो जाएगी, यानी क्रोमोसोम नंबर अगर 46 था, 46, तो यहाँ पे 23 इसके पास आ जाएगा, 23 इसके पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं मियोसिस या तो रिडक्शनल, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जा रहे हैं, रेड्यूस हो जा रहे हैं। हम बात करें
तो अगर हम बात करें एक हैप्लॉइड सेल है, क्या ये फर्दर रिडक्शन शो कर सकता है? अगर करता तो n/2 होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है। सिर्फ किस में होता है? डिप्लॉइड सेल में। अगर हम बात करें माइटोसिस, तो बाबू अगर कोई हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल ये डिवाइड होगा दो सेल में। इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस है तो दोनों में वही सेल, वही क्रोमोसोम के नंबर्स रहेंगे। तो हम कह सकते हैं माइटोसिस डिवीजन डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है, लेकिन मियोसिस डिवीजन सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होगा। ठीक, कंफर्म है? तो ये सब टर्म्स याद रखेंगे। हम अपने चैप्टर को एनसीईआरटी के हिसाब से शुरू करते हैं। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? तो कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, जैसे हम लोग, मैं इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरा जो सबसे इनिशियल स्टेज रहा होगा क्या रहा होगा? जाइगोट, है ना? यानी कि एक सिंगल सेल। कह रहा है कितना ही बड़ा जानवर हो, कितना छोटा हो, उसका जो शुरुआत होता है एक सिंगल सेल से होता है, और जिसे हम जाइगोट कहते हैं नॉर्मली। ठीक, ओके। You may wonder how a single cell then goes on to form such large organism। तो हमने अभी रिप्रोडक्शन पढ़ा था, देखा था, जब जाइगोट होता है फेलोपियन ट्यूब में, जब जाइगोट बन जाता है तो मूव करता है यूट्रस की तरफ, और साथ में क्लोज माइटोटिस डिवीजन होते रहते हैं उसके, है ना? देखा था आपने? तो वही कह रहा है कि अब वो एक सेल कई सारे ब्लास्टोमियर्स बना करके लास्ट में एम्ब्रियो बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में जाके अटैच हो जाता है।
तो हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल्स में कितने फेजेस होते हैं, ठीक है ना, ओरिजिनल फेज अब पढ़ेंगे हम। उससे पहले देखिए कुछ बातें दिया हुआ है इसमें। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, यानी कि हम लोग का जो भी सेल है, ठीक है ना, ये देखा गया है कि 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है। नॉर्मली 24 घंटे में एक बार डिवाइड कर जाता है, ठीक है ना, ओके। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कैसा सेल है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो ये वेरी कर सकता है। 24 आवर्स एकदम मतलब कट एंड क्लियर नहीं है कि ऑलवेज यही रहेगा हमेशा, तो डिपेंड कर सकता है। ईस्ट, अगर हम बात करें ईस्ट की, फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। तो ईस्ट बाबू, ईस्ट जो होता है आपको पता है सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल्ड, लेकिन यूकैरियोट होता है। तो ये 90 मिनट में, कितने मिनट में, 90 मिनट में डिवाइड करता है। चलिए, तो क्या क्या फेजेस हैं बात करते हैं, इंटरफेज और एम फेज। चलिए ये डायग्राम से समझते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। देखें, सबसे पहले ये सिंगल सेल एक दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, सेल डिवीजन जब कंप्लीट हुआ तो कितने सेल में कन्वर्ट हो गया, 2 सेल में, है ना। ऐसे मत देखना, इतना छोटा प्रोसेस नहीं होता है पूरा, मतलब ऐसे घूम के आया। सबसे पहले क्या हुआ, G1 फेज, फिर क्या हुआ S फेज, फिर क्या हुआ G2 फेज, और फिर जो रियल डिवीजन फेज होता है जिसको बोलते हैं M फेज, माइटोसिस फेज, ये शुरू होता है। और जैसे ये खत्म होगा तैसे क्या हो जाएगा, 2 सेल, एक सेल कन्वर्ट हो जाएगा 2 सेल में। अब देखिए बात करने वाले हैं, तो जो M फेज है ये डिवाइड फर्दर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है ना। तो याद रखना पीमैट, याद रखना पीमैट, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टेलोफेज। तो ये जो है ये सारे के सारे ये कैरोकिनेसिस कहलाते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस डिवीजन का फेज है। इसके बाद लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल डिवीजन एक्चुअल में जो साइटोप्लाज्म साइटोसॉल है वो डिवाइड करेगा, ठीक। G1 फेज है ये। यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है G0 फेज, ठीक है। G1 फेज जो है, कुछ सेल्स G1 फेज में मान लो एंटर कर गए हैं, इसमें से कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करने का मन नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है डिवाइड करने का, या फिर उन्हें इजाजत नहीं है, उन्हें सिग्नल नहीं मिला है डिवाइड होने का, तो वो एक और अलग फेज में चले जाएंगे जिसको बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं, एक इनएक्टिव फेज होता है, मीन्स यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होगा लेकिन सेल्स इसमें भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे, जैसे ही सिग्नल मिलेगा डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे घेरा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बाबू कि ये फिर से G1 में इंटर कर सकते हैं, याद रखना इस बात को, G0 फेज। अब G1 फेज के बाद क्या आता है, S फेज। तो G1 फेज के बाद S फेज, S के बाद G2, फिर आया क्या, M फेज। तो हम देखेंगे क्या होता है किसमें। चलिए, तो ये पूरा याद रखेंगे डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, इंटरफेज। चलिए देखिए, द M फेज रिप्रेजेंट the phase when the actual cell division or mitosis occurs and the interphase represent the phase between two successive M phase। तो M phase ध्यान से देखना, ये देखिए फिर से देखिए, यहां से लेकर के ये पूरा, यहां से देखो, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ये बाबू इंटरफेज है। कैसा फेज है, इंटरफेज। और ये वाला जो है बाबू ये क्या है, ये है M फेज। तो वही कह रहा है कि M फेज हुआ, उसके बाद गैप हुआ, जो गैप है उसके बाद फिर M फेज हुआ, तो दो सक्सेसिव M फेज के बीच में जो गैप है उसी को हम कह दे रहे हैं इंटरफेज। क्या कह रहे हैं, इंटरफेज। चलिए, the phase between two successive M phase, it is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour. The interphase lasts more than 95% of the duration of the cell cycle। कह रहा है कि 24 घंटे में एक बार सेल डिवाइड करता है, इसमें से इंटरफेज अकेले 95% टाइम ले रहा है, मान लेते हैं 23 घंटा ले रहा है, लेकिन 1 घंटे में ही डिवीजन हो जा रहा है। मतलब जो एक्चुअल डिवीजन है M फेज, ये जो माइटोसिस फेज चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का है। बाकी इंटरफेज की तैयारी, जो तैयारी चलती है सेल डिवीजन की, वो 95% समय ले रहा है। नेक्स्ट, द M फेज, द M फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। जो M फेज है वो न्यूक्लियर डिवीजन से, यानी सबसे पहले कैरोकाइनेसिस होगा और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर्स क्रोमोसोम्स, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। देखिए क्या होता है, क्रोमोसोम्स, डॉटर क्रोमोसोम, ये सब देखें, कुछ चीजें देख लें यहीं पे। देखिए, ध्यान से देखना,
पहले ये समझिए कि सेंट्रोमियर क्या होता है, काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें समझिए। मान लो ये क्रोमोसोम है, ध्यान से देखना, ये क्रोमोसोम है, तो ये जो एरिया है, ये जगह जो है जहाँ पे यहाँ पे दो दो आपको क्रोमैटिड्स अलग अलग सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। यहाँ पे एक प्रोटीन प्लेट लगा हुआ है, इस प्लेट को हम बोलेंगे काइनेटोकोर्स। क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर्स बोलेंगे। ठीक, तो ये काइनेटोकोर हो गया, ये सेंट्रोमियर हो गया, ये क्या हो गए? क्रोमैटिड हो गए। क्या हो गए बाबू? क्रोमैटिड। अब देखो सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है। अगर एक कंप्लीट क्रोमोसोम हम बनाएं तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, तो ये एक ही बाबू सेंट्रोमियर में अटैच्ड जो क्रोमैटिड है, ये एक हो गया, एक हो गया, ये इन दोनों को आपस में हम बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। ध्यान सुनेंगे इसको। तो क्या कह रहा है देखो, कोरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो ये डॉटर क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है, मीन्स कि जो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम्स बने हैं उनको हम बोल दे रहे हैं क्या? डॉटर क्रोमोसोम्स। और मैंने सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है इसको मैंने बताया, अभी आगे चल के काम आएगा। ठीक है ना? चलिए देखिए ध्यान से, द इंटरफेज दो कॉल्ड द रिजल्टिंग, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, हम इसको रेस्टिंग फेज कह रहे हैं, लेकिन इससे अच्छा आप प्रिपरेशन फेज कहिए इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेल रेस्ट पे कर रहा हो तो वहां पे कुछ काम हो रहा होता है। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। ठीक, बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। तो सेल का ग्रोथ भी हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू? सेल का ग्रोथ भी हो रहा है इंटरफेज में, और डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा है। चलिए अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। इंटरफेज को हम तीन फर्दर सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, फेज में डिवाइड करते हैं, जिनका नाम है G1 फेज, जो गैप 1 है, फिर S फेज और फिर है G2 फेज। चलिए पढ़ते हैं। G1 फेज corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। G1 फेज क्या है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो अभी देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे आप यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं देखिएगा। ये जो फिगर है, अगर कोई कहे एस फेज क्या है तो कह देना इट इज द गैप बिटवीन G1 एंड G2। कोई कहे एम फेज क्या है तो कह देना इट इज द गैप बिटवीन G2 एंड G1। कह देना G2 फेज तो कह देना गैप बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। ये सब चीजें हैं, तो आप फिगर को याद कर लें, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपके बन जाएंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है? G1 फेज corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन जब इनिशिएट करेगा यानी कि एस फेज, और जो माइटोसिस एक्चुअल में हो रहा है उसके बीच का जो गैप है वही क्या है? G1 है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोइंग बट डज नॉट रेप्लिकेट, यानी कि G1 फेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। इसके बाद एस और सिंथेसिस फेज जो है mark the period during which DNA synthesis और replication takes place, यानी कि S फेज में ही DNA replication होगा। During this time the amount of DNA per cell doubles. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1. Even after S phase the number of chromosome remains the same। देखिए बाबू पर सेल की बात कर रहा है, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक सेल है, उसके पास डीएनए है, उसके पास क्या है बाबू? बड़ा समझाते हैं। एक सेल है, उसके पास डीएनए है। ठीक, देखिए उसके पास ये डीएनए है। अब क्या होगा? अब ये डीएनए, अब इसको डिवाइड करना है दो सेल में। कितने सेल में डिवाइड करना है? दो सेल में डिवाइड करना है। अब क्या होगा बाबू? ध्यान से देखना, जो इसको हम सेपरेट करके अगर बनाए तो मान लो एक इसका एक रेप्लिका बनेगा, इसका एक रेप्लिका बनेगा, मतलब ऐसे नहीं बनता है लेकिन मान लेते हैं पहले ये 2C था, कितना था? 2C। अब रेप्लिकेट करना है तो रेप्लिकेट कर लिया तो कितना हो गया? 4C हो गया। तो 2C इसमें चला गया, 2C इसमें चला गया, तो यानी कि 2C था इसके पास, यानी कि अब क्या हो गया? 4C। रेप्लिकेशन पर सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट करके मान लो 2 स्ट्रैंड था, 4 स्ट्रैंड बना दिया, अब वो 2 स्ट्रैंड दोनों में बांट दिया। तो हम कहें ना कि डीएनए का क्या हुआ? रेप्लिकेशन हुआ, अपना अमाउंट डबल कर दिया। अपना अमाउंट क्या कर दिया? डबल कर दिया। बाबू क्रोमोसोम देखो, मान लो क्रोमोसोम ये है, इस पे डीएनए है 2 स्ट्रैंड, ठीक है ना? कितना स्ट्रैंड है? 2 स्ट्रैंड। अब जो है बाबू इसमें जाएगा जो क्रोमोसोम, इस पे कितना होगा? 2 स्ट्रैंड, इस पे कितना होगा? तो क्रोमोसोम नंबर देखो क्या हुआ? पर सेल सेम रह गया कि नहीं रह गया? बताइएगा।
ध्यान समझना, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बहुत ज़्यादा, इसमें क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज होता, क्या चेंज होता है, बस जो डीएनए है वो उसका रेप्लिकेशन होता है। यानी कि ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि अगर जो सिंथेसिस फेज है या तो रेप्लिकेशन जो फेज चल रहा है ये सिंथेसिस फेज, इसमें डीएनए का अमाउंट डबल होता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाता है। क्या, फिर से समझिएगा, वो हम एक क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं, फिर से समझिए, मान लीजिए 46 क्रोमोसोम्स हैं, कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। तो ये बाबू जो ये मान लो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक, इसमें भी कितने हैं 46, इतने भी इसमें 46, तो 46 इक्वेशनल डिवीजन चल रहा है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी क्रोमोसोम का नंबर ना डबल हुआ ना आधा हुआ, एकदम सेम रह गया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंजर्व है, एकदम सेम टू सेम जा रहा है, लेकिन उस पर डीएनए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डीएनए क्या हो रहा है, क्योंकि बाबू यहाँ पे जो भी डीएनए था सिर्फ उससे एक सेल को चलाना था ना, अब 2 सेल्स को चलाना है तो डीएनए को हमको डबल करना पड़ेगा, इसको समझेंगे। चलिए, in animal cells during the S phase DNA replication begins in the nucleus। चलिए कुछ बातें हैं यहाँ पे। एनिमल सेल्स में S फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेट करता है, कब, कहाँ होता है, न्यूक्लियस में ही। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। और सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझें। सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट करता है बाबू, साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल बाबू पता है ना आपको, यहाँ पे ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है, 50 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं सब। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर, तो याद रखेंगे, और हम पूरा जो सिस्टम होता है इसको हम सेंट्रोसोम्स कहते थे। सेंट्रियोल का कैसे किस तरह से होते हैं बाबू, ये आगे देखेंगे कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते हैं ये। तो सेंट्रियोल जो होते हैं बाबू इस तरह से कुछ 90 डिग्री पे अपन अब देखते हैं कि अटैच्ड होते हैं, या फिर ऐसे उनका एक ऐसे रहेगा तो एक ऐसे रहेगा, आप पढ़ा होगा सेल्स में आपने। ड्यूरिंग द G2, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 2 क्वेश्चन हमारे पास मिला कि S फेज जो होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और जो सेंट्रियोल होता है वो डुप्लीकेट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। किसी की बात कर रहा है, एनिमल सेल की बात कर रहा है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। तो G2 फेज में क्या हुआ, वहाँ पे प्रोटीन बनाया जा रहा है। तो पूछेगा प्रोटीन की सिंथेसिस किस फेज में हो रही है, अगर जनरली पूछ दिया, देखो कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जीवन में भी, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस, तो हम कहेंगे G2 फेज में बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे सेल ग्रोथ भी आगे बढ़ रहा है, सेल ग्रोथ भी हो रहा है। यहाँ पे देखिए बगल में क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि प्लांट एनिमल्स कंटिन्यू ग्रो ऑल देयर लाइव्स, डू ऑल सेल्स इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम्स, डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू डिवाइड। तो देखिए ध्यान समझिएगा, मेरिस्टेमेटिक प्लांट में जो डिवाइड करते हैं सिर्फ कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। ये बाबू हो सकते हैं आपके एपिकल मेरिस्टेम, क्या हो सकते हैं, एपिकल, और होते हैं लेटरल। अगर प्लांट की लंबाई बढ़ानी है तो एपिकल मेरिस्टेम, उसमें भी 2 तरह के होते हैं, सूट एपिकल, ऊपर की लंबाई, रूट की लंबाई बढ़ानी है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो लंबाई इलोंगेट करना है तो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, और अगर लेटरल यानी कि गर्थ में यानी कि मोटाई में उनको बढ़ाना है तो उसे हम कहते हैं क्या, लेटरल मेरिस्टेम। तो याद रखना प्लांट में जो है मेरिस्टेम्स होते हैं वही डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ। चलिए, सम सेल्स इन द, ध्यान से देखना, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। ध्यान से देखें, यहाँ पे G0 की बात करने वाला है। कुछ सेल हैं जो एनिमल्स में डिवीजन नहीं करते, है ना, जैसे एग्जांपल दिया हार्ट सेल, एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली। कुछ ऐसे हैं जो ओकेजनली जब सिग्नल मिलता है, कभी कभी जब जरूरत होती है, जैसे मान लो कोई सेल डेड हो गया, रप्चर कर गया, टूट गया, तब उसके जगह पे नया सेल लाना है, तो ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। ठीक है ना, तो कुछ सेल्स होते हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते, जैसे हार्ट सेल हुआ, और कह रहा है कुछ सेल होते हैं कभी कभी डिवाइड करते हैं जब सिग्नल मिलता है। मान लो कोई एक सेल है वो रप्चर कर गया, टूट गया, गिर गया, अब उसकी जगह पे एक नया सेल जनरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेल जो है G0 फेज में चला गया है, यानी कि हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज, उस मतलब चला जाने के बाद क्या होगा कि वो कभी डिवाइड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, वो उस समय डिवाइड नहीं करेगा, तो एक अलग बक्से में चला गया, एक ऐसा अलग स्टेज में चला गया। अब उसको सिग्नल मिला कि चलो एक सेल मर गया, उसकी जगह लेनी है, तुमको आ जाओ, तब वो आ जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage। इसे कहते हैं quiescent stage of the cell cycle। Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। ठीक कह रहा है कि जो स्टेज में तो मतलब जो सेल्स नहीं डिवाइड कर रहे हैं या बाद में डिवाइड करेंगे जब उन्हें सिग्नल मिलेगा, वो एक स्टेज में चले जाते हैं जिसे बोलते हैं क्विसेंट स्टेज या G0 फेज। और यहाँ पे ये जाने के बाद ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव हो जाते हैं, बाबू ध्यान समझना, ये मेटाबॉलिकली जो ये स्टेज है क्विसेंट स्टेज, इसको इनएक्टिव स्टेज कह रहा है कि मतलब यहाँ सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, बाकी ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ये मत समझना, आप बच्चे गलत समझ लेते हैं, सोचते हैं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है ना, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, यानी प्रोलिफरेट यानी कि डिवाइड नहीं करेगा
अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, जब तक उसे कहा ना जाए, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, 100% बनेंगे। तो एनिमल सेल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, ठीक है ना। जो एनिमल सेल्स होता है, कह रहा है कि जो डिप्लॉयड होते हैं, ध्यान समझना, जो डिप्लॉयड होते हैं उन्हीं में माइटोटिक डिवीजन होगा, सिर्फ यही माइटोटिक डिवीजन करके क्या करेंगे, 2n बना देंगे। तो ऑलवेज नहीं बाबू, इसमें एक्सेप्शन है। जैसे आपने पढ़ा था पार्थिनोजेनेसिस, उसमें जो हैप्लॉयड होता है एनिमल, मतलब जो हनी बी होती है बाबू, मेल हनी बी, बाबू याद है ना, जो हैप्लॉयड होता है वही आगे चल के क्या हो जाता है, आगे चल करके वही पार्थिनोजेनेसिस करके न्यू एक ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे माइटोसिस हो गया एनिमल में। तो एनिमल में ऑलवेज नहीं, जनरली हम कह सकते हैं कि एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। तो ये देखो रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा तो हमको सही मानना पड़ेगा। स्टेटमेंट बन सकता है और ओनली लिखा हो तो भी आपको ट्रिक करना पड़ेगा, सही है। हाउएवर फ्यू एक्सेप्शन बता दिया अगेंस्ट दिस, द एंड प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इज बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। तो जो प्लांट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा एल्गी, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं। हैप्लॉन्टिक यानी कि इनकी जो बॉडी होती है क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। तो बाबू हैप्लॉयड है तो ये क्या बनाएंगे, हैप्लॉयड ही, उसी को आप उसी को ग्रो करवाएंगे, उसी को डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाएंगे। तो प्लांट जो होते हैं वो हैप्लॉयड देखे गए हैं नॉर्मली एनिमल्स, हैप्लॉयड एनिमल देखा गया कभी, तो एक्सेप्शन छोड़ दिया। तो जनरली जो होते हैं प्लांट, जो एनिमल्स होते हैं हैप्लॉयड नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट्स कुछ हैं एल्गी ब्रायोफाइट से हैप्लॉयड होते हैं। तो जो हैप्लॉयड सेल्स हैं उनको भी ग्रो करना पड़ता है, माइटोसिस करना पड़ता है। तो माइटोसिस डिवीजन कोई पूछे तो एनिमल्स में कह देना कि सिर्फ डिप्लॉयड में होता है, एक्सेप्शन कोई पूछे तो बता देना हनी बी वाला। और बाकी अगर कोई पूछे प्लांट में तो उसमें जो डिप्लॉयड है बाबू, डिप्लॉयड तो करेगा ही करेगा माइटोसिस, लेकिन हैप्लॉयड भी माइटोसिस करेगा, ठीक। तो कह रहा है फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन, वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, ऐसे होता है ना, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना, ठीक है। एम फेज, चलिए तो हम एम फेज पढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा इंटरफेज के बारे में। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। कह रहा है कि सबसे ड्रामेटिक फेज होता है एम फेज, बिकॉज यहीं पे रीऑर्गेनाइजेशन, यहीं पे टूटना, बनना, बिखरना, सब कुछ यहीं पे होगा, ठीक। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, तो माइटोसिस डिवीजन है तो वहां पे पेरेंट और प्रोजेनी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या आ रहा है, सेम, और इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, न्यूक्लियर डिवीजन, तो इसको हम 4 डिवीजन, 4 मतलब जो 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जो इसका न्यूक्लियर डिवीजन है कैरियोकाइनेसिस है, इसको हम फर्दर 4 पार्ट में बांटते हैं, पीमैट जो मैंने बताया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिवली प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ, ठीक है ना। कह रहा है कि हम ये नहीं कह सकते प्रोफेज में सिर्फ ये हो रहा है, मेटाफेज में तुरंत यही शुरू हो गया, नहीं बाबू, कुछ चीजें ट्रांजिशन वाली होती हैं कि यहाँ पे चल रही शुरू हुई, यहाँ खत्म हो रही, यहाँ शुरू खत्म हो रही, क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि कौन कहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा इसको पढ़ना है ना, क्लियर कट करके ही पढ़ना है। चलिए, क्योंकि नीट में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, नीट में सीधे पूछ देगा। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस, पीमैट, प्रोफेज देखेंगे हम लोग, प्रोफेज में क्या होगा देखिए, कैसे हम जानेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, यानी कि जो क्रोमैटिड जो मटेरियल्स होंगे सब जो उलझे हैं इधर उधर है सब आके एक इकट्ठा होंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन्स। अब यहाँ देखें मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में हम देखेंगे मेटाफेज प्लेट बनेगा, सब इक्वेटर पे आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, मेटाफेज प्लेट बनेगा, इक्वेटर पे आ जाएंगे। एनाफेज में बाबू जो होंगे आपको सिस्टर क्रोमैटिड सब सेपरेट होंगे, सेपरेशन होगा यहाँ पे एनाफेज में, सेपरेशन, ठीक। और टेलोफेज में देखेंगे पोल्स, अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स। तो हम ये जनरली ये सब बातें करते हैं, तो हम देख रहे हैं आगे चल के कि क्या एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। तो माइटोसिस जो डिवीजन है उसमें सबसे पहला जो फेज है प्रोफेज, हम यही मियोटिक में पढ़ेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है मियोटिक में प्रोफेज, यहाँ पे प्रोफेज बहुत आसान है, बस यहाँ पे इतना समझो कि जो, चलो पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phase of the interphase, यानी कि S phase हुआ फिर G2 phase हुआ, उसके बाद हो रहा है क्या आपका मेटाफेज,
एम फेज, उसका पहला जो सब फेज है उसको हम बोल रहे हैं, जैसे कि पहले G1 हुआ, फिर S हुआ, फिर G2 हुआ, अब मेटाफेज हो रहा है। तो मेटाफेज का पहला प्रोसेस क्या है बाबू, पहला स्टेप प्रोफेज है। इन द S एंड G2 फेजेस द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड, तो S में DNA बन चुका है, तो G2 में भी DNA रहेगा, G1 में DNA नहीं रहेगा, डबल मतलब कि नया DNA, नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड, यानी कि जो नया बना है ना, जो भी जेनेटिक मटेरियल बना है, सब उलझे हुए हैं आपस में, कुछ भी एकदम सेपरेटेड नहीं है, एकदम कट एंड क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं देखने को मिल रहा है हमको। तो अब क्या करेंगे, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन, तो जो प्रोफेज है उसका सबसे अहम पॉइंट यही है, क्या पॉइंट है बाबू, जो प्रोफेज है इट इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो जो भी बाबू जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम मटेरियल है बाबू, जो क्रोमोसोम बनाने वाले मटेरियल्स हैं, उनका कंडेंसेशन शुरू होगा। वो बाबू अब जो है उन पास आएंगे, जो उलझे हुए थे वो अब सुलझेंगे बाबू। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन, तो वो एकदम डिस्टिंक्ट होने वाले हैं, अनटैंगल्ड मतलब अब उलझे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव अप टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज। अब देखिए क्या कह रहा है कि मान लो ये सेल है, ये मान लो सेल है, तो जो बाबू यहाँ पे मैंने कहा था ना आपको, यहाँ पे सेंट्रोसोम्स देखने को मिलेंगे, तो ये सेंट्रोसोम्स हैं, ये अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे। अब क्या होगा, और बीच में क्या हो रहा है, जो बाबू क्रोमोसोम है सब इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब अनटैंगल्ड अब हो जा रहे हैं, अब देखने को मिलेंगे। चलिए फिगर दिखाते हैं हम आपको, यहाँ देखिए, देखिए ये अर्ली प्रोफेज है, देखिए अर्ली प्रोफेज में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक ठाक है। अभी यहाँ पे जो बाबू देख रहे हैं आप, ये अनटैंगल्ड है, एकदम उलझे हुए हैं, इनको हम डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और देखिए ये जो अब देखो कितने सुलझ रहे हैं, सब पास आ रहे हैं, क्रोमोसोम बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, क्रोमोसोम। तो वही कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल टेक प्लेस इन प्रोफेज, ठीक है ना। तो ये अर्ली प्रोफेज अभी शुरू हुआ है, और बाद क्या है, लेट प्रोफेज। तनी बोल दीजिएगा, पानी ले वो प्रेम जैसे। अर्ली प्रोफेज हो गया, लेट प्रोफेज हो गया, ठीक। तो इस जो प्रोफेज है इसका सबसे पहला जो अच्छा पॉइंट ये कंडेंसेशन होता है, किसका, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसका कंडेंसेशन हुआ, क्योंकि अभी जो एस फेज में डीएनए बना था, फिर वो डीएनए G2 फेज में भी रहा। अब जो बाबू प्रोफेज में देखा गया, वो जो डीएनए मटेरियल है खूब ज़्यादा बना हुआ, उलझा हुआ है, उसको सुलझाना है, उससे क्रोमोसोम बनाना है। तो अर्ली प्रोफेज में वो अभी भी उलझा हुआ है, अब सुलझेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखें, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन thus be marked by the following characteristic event, ठीक। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। तो ये सब चीजें हैं, लास्ट में हर एक फेज में दिया है, ये दोनों पॉइंट मतलब कि इंपॉर्टेंट है जो हो रहा है। तो कह रहा है क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, है ना। तो जो माइटोटिक क्रोमोसोम्स हैं ये कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, आके चिपक रहे हैं, मतलब पास अरेंज हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो 2 क्रोमैटिड्स हैं, यहाँ पे सेंट्रोमियर में अटैच हो रहे हैं, इसको हम बोल दिए क्रोमोसोम। मैंने बताया क्रोमैटिड, देखो बाबू ध्यान समझो क्या कह रहा है, देखो जो पहली बार पढ़ रहे हैं इसको वो अच्छे से देखेंगे, इसलिए मैं स्लो बता रहा हूँ। कह रहा है क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, ये 2 क्रोमैटिड हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ऐसे एक क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, ठीक, अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, ठीक है ना। Centrosomes which had undergone duplication during interphase begins to move toward opposite poles। जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर दिए हैं, देखो यहाँ दिख रहा है, इस पे दिखेगा, देखो ये सेंट्रोसोम यहाँ है, यहाँ पे सब अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर दिए हैं, ठीक। सेंट्रोसोम which had undergone duplication during interphase begins to move toward opposite poles of the cell। each centrosomes radiate, very important, ध्यान से देखना, each सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। देखें ध्यान से, मैंने कहा कि यहाँ पे जो सेल है इसके यहाँ पे चले गए हैं, सेंट्रोसोम बन गया, ठीक, सेंट्रोसोम यहाँ भी बन गया, ठीक है ना। यही काइनेटोकोर्स पे अटैचमेंट करवाएंगे, अभी देखेंगे हम।
तो यहाँ से जो बाबू यहाँ से कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं, फाइबर टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, कुछ ऐसे से दिख रहा है स्ट्रक्चर, जिसे हम बोल रहे हैं एस्टर, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एस्टर। क्यों कह रहे हैं एस्टर? मतलब स्टार टाइप का दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है स्टार, जैसे स्टार चमकते हैं उस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स एस्टर। देखिए क्या है एस्टर, मतलब होता है स्टार। और ये आप जब सेंट्रोसोम ऊपर और नीचे मूव कर जा रहे हैं तो सेंट्रोसोम से कुछ निकल रही है माइक्रोफिलामेंट्स, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, यस माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को ही हम कह रहे हैं कि स्टार टाइप का कुछ बना रही है, इसलिए एस्टर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एस्टर। ओके, द टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक apparatus। ये जो दोनों एस्टर्स हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा है ना, ये दोनों को, और हम स्पिंडल फाइबर्स, जो फाइबर्स निकल रहे हैं अभी देखेंगे हम, इन सब को मिला के हम कहते हैं माइटोटिक apparatus। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ फिगर में अच्छे से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये है सेंट्रोसोम, ये क्या है बाबू? सेंट्रोसोम। यहाँ से निकला हुआ है, देखो स्टार टाइप का कुछ ऐसे निकला माइक्रो ट्यूब्यूल्स, इसे हम कह रहे हैं एस्टर। ये भी सेंट्रोसोम, ये निकला हुआ है एस्टर। यहाँ से क्या निकले हुए हैं? ये सब देखो क्या है, ये जो फाइबर्स हैं बाबू, इन सब को, यानी कि ये दोनों एस्टर प्लस ये जो फाइबर्स हैं, इन सबको मिला के हम बोल रहे हैं क्या? देखिए यहाँ पे लाइन देखना, ध्यान से देखना, द टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर है और दोनों एस्टर उन सबको मिला के बोला माइटोटिक apparatus। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट सोज। तो यानी कि अगर लास्ट प्रोफेज के अंत में, यानी लेट प्रोफेज में आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो ना तो आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिखेगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना न्यूक्लियोलस दिखेगा, ना ही न्यूक्लियर एनवेलप। देख रहे हैं ना, न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट हो रहा है। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रोफेज की बात आता है। आप याद रखेंगे पी मैट, क्या रखना है? पी मैट, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, याद रखना है इसको। चलिए, the complete disintegration of the nuclear envelopes marks the start of the second phase mitosis। तो माइटोसिस की शुरुआत हमें पता चलती है जब पूरा का पूरा न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट हो चुका है, टूट चुका है, तब हम कहते हैं कि हाँ अब जो है अब वो स्टार्ट हो चुका है मेटाफेज। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्रोमोसोम जो है पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। बाय दिस स्टेज, तो क्रोमोसोम बन चुका है बाबू। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन, बाबू इस स्टेज तक क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। देखिए एक बार क्वेश्चन मैंने बनाया था, बहुत विवाद हुआ था इस पे, कई सारे इंटरनेट पे आंसर्स भी इसके अलग अलग दिखाए जाते हैं। तो बताइए, देखिए कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में, और लेट प्रोफेज तक खत्म भी हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है बाय, देखो लिखा हुआ है बाय दिस स्टेज, है ना। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ देता है बाय विच स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, चलो उसमें मैंने माना था लेट प्रोफेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी है, तो जैसे लिखा है मेटाफेज टिक करेंगे कि मेटाफेज में आते आते पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आप कोई भी बुक पढ़ेंगे बाबू, उसमें लिखा होता है कि लेट प्रोफेज तक कंडेंसेशन कंप्लीट हो ही जाता है। ठीक, ओके। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांस है बाबू। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो कंडेंसेशन है, जो कंडेंसेशन है बाबू ध्यान समझो, वो कहाँ खत्म होगा? तो हम कहेंगे मेटाफेज। तो कुछ क्रोमोसोम को अगर क्लियरली विजिबल करना है अच्छे से, तो फिर हम कहाँ पे देखेंगे उसको? मेटाफेज में ही देखेंगे। चलिए, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। ठीक, सिस्टर क्रोमैटिड मैंने फिर बताया कि यही है। देखो ध्यान से, ये बाबू मान लो काइनेटोकोर, जो काइनेटोकोर प्लेट है, ठीक, यहाँ पे एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, ये दोनों एक ही हैं बाबू। देखे ध्यान से, दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। इनको हम बोलेंगे सिस्टर, क्या बोलेंगे? सिस्टर, कॉन्टर सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक, चलिए, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द surface of the centromere are called kinetochores. These structures serve as the site of attachment of spindle fibers. ये जो स्पिंडल फाइबर्स देख रहे हैं बाबू, यही जाके इस काइनेटोकोर पे अटैच करेंगे। तो काइनेटोकोर एक प्लेट है जो सेंट्रोमियर पे है, उसी से जो अटैचमेंट होगा, किसका अटैचमेंट? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स को कौन अटैच करवा रहा है? सेंट्रोसोम। कौन करवा रहा है? सब कुछ एकदम देखना, क्यों करवा रहा है अभी आगे देखेंगे हम। चलिए, by the spindle fiber to the chromosomes that are moved into the position at the center of the cell. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to the lie at the equator, ठीक है ना, with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। देखो क्या लिख रहा है, सब बकवास, सब समझते हैं। देखिए, ये है बाबू मेटाफेज, शुरुआत हो रहा है ऊपर, नीचे देखिए पूरा एकदम प्योर मैच्योर मेटाफेज चल रहा है। ये देखो, ये सेंट्रोसोम है, ये भी सेंट्रोसोम है।
देखिए ध्यान से, मान लीजिए काइनेटोकोर है ये, ठीक, ये सेल है, ठीक, यहाँ पे सेंट्रोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोसोम है। कह रहा है सेंट्रोसोम काइनेटोकोर, या देखो काइनेटोकोर पे अटैच करेगा, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर के द्वारा, ये वाला इस पे करेगा, यानी कि जो ये ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है ऊपर वाले सेंट्रोसोम से जुड़ेगा, यानी कि ये बाबू सिस्टर क्रोमैटिड है ना, ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, तो पहला वाला ऊपर की तरफ काइनेटोकोर ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा, और इधर इस साइड वाला काइनेटोकोर किस पे अटैच होगा बाबू, यहाँ से अटैच होगा नीचे वाले से, ताकि फिर सेपरेट होंगे जब, तब एक नीचे चला जाए एक ऊपर चला जाए सेपरेट होकर के एनाफेज में। तो मेटाफेज में ये इसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं बाबू, मेटाफेज प्लेट, यानी कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहाँ आ गए हैं, एकदम अलाइन टू द इक्वेटर पे एकदम एक साथ आ गए हैं। किसने करा है ये सब बाबू, देखो सेंट्रोसोम ने स्पिंडल फाइबर से अटैच कर लिया इसको, और इसको एक डायरेक्शन दे दिया, एकदम बीचों बीच इक्वेटर मिला दिया। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट, इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। चलिए, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम, तो पूछेगा कौन से फेज में स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर्स, तो मेटाफेज में होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स, ठीक है ना, बोथ पोल्स पे जो सेंट्रोसोम है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, और सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ अलाइन है, इक्वेटर पे, और जो बना रहे हैं इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। कितने प्लेट है, एक ही प्लेट है, अभी देखेंगे मियोसिस में 2 प्लेट बनते हैं, ठीक। चलिए अब आता है एनाफेज। चलिए एनाफेज आता है, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज each chromosomes arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the 2 daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, being their migration toward the opposite poles. As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosomes remain directed toward the poles, and hence at the leading edge, with the arms of the chromosomes trailing behind. क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, अगला फिगर देखेंगे क्लियर हो जाएगा। बस जितना बोल रहा हूं उतना समझना, बकवास नहीं। लिखा है सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान से, बाबू ये कंप्लीट क्रोमोसोम है, एक क्रोमैटिड दूसरा क्रोमैटिड, दोनों को बोलना है सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलना है, सिस्टर क्रोमैटिड। एनाफेज में क्या होगा, अभी तक देखे थे ये सारे के सारे यहाँ पे पूरा थे, यहाँ पे था, ऐसे था, है ना, यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स ऐसे थे। चलिए मैं आपको 3 ऐसे दिखा रहा हूँ। ये बाबू क्या था, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर, दिख रहा है सब आपको, या सेंट्रोमियर रीजन है ये, और ये सारे अटैच थे यहाँ से, मतलब अटैच थे, ऐसे अटैच थे। ये बाबू कौन सा फेज था, मेटाफेज फेज था। यहाँ पे क्या था, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। अब क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है बाबू ध्यान से देखना, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। सेंट्रोमियर क्या होगा, स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। और जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड नंबर 1, ये क्रोमैटिड नंबर 2 दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ध्यान समझना, तब विजुलाइज करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा इसमें कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको, ना ही बस एक एक चीज जो मैं समझा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आएंगे, पूछ देगा कौन सा ऐसा फेज जिसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। तो सेंट्रोमियर क्रोमैटिड समझ में तो आना चाहिए बाबू। ये जो क्रोमोसोम है, इनके बीच का हिस्सा जो दोनों को बांधे हुए है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है ना। और इसके ऊपर प्लेट जो लगा होता है उसको काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर का फंक्शन बस इतना है कि वो जो है आपको स्पिंडल फाइबर से अटैच करवाएगा बस। बाकी यहाँ पे देखो, जब ये आधा आधा हो गए, यहाँ से देखो सेपरेट हो गए, ये जो सेंट्रोमियर है, मान लो ये पूरा का पूरा सेंट्रोमियर है ना, ये पूरा सेंट्रोमियर है दोनों के लिए, तो यहाँ से अगर सेपरेट हुआ तो बाबू ये सिस्टर दोनों अलग हो गए कि नहीं हो गए, बोलो, दोनों अलग हो कि नहीं हो गए, हो गए अलग। तो एनाफेज में क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस फिगर को, यहाँ पे देखिए, ये जो ये मान ले, ये देखो वायलेट कलर का दिख रहा है, यानी कि पहले ये इस तरह से था,
इस तरह से था। अब ये ऊपर वाला सेंट्रोसोम इसको खींच लिया इधर, नीचे वाला इसको इधर खींच लिया, तो जैसे ही बाबू सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, और जो क्रोमैटिड है मूव्स टू अपोजिट पोल्स, यानी कि जो ऊपर वाला है ऊपर पोल की तरफ चला गया, नीचे वाला है नीचे पोल की तरफ चला गया। तो ये पीछे लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन देखो, इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई थी, सोचो कि सर अरे गच्चा मार के आगे निकल गए। देखिए क्या है ये, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाइट द इक्वेटर विथ वन, देखो विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल। तो एक जो काइनेटोकोर है, मतलब ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे वाले स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट हो गया, बस इतना ही कहना चाह रहा है। ठीक, तो एनाफेज में दो चीज याद रखना, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट होगा, और क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल, सिंपल सी बात। अब क्या होगा चीजें, यानी कि नए नए क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। अब क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरोकाइनेसिस, यानी कि अब जो बाबू हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कैरोकाइनेसिस एंड न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन का आखिरी स्टेज चल रहा है, टेलोफेज। द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, जो क्रोमोसोम नए नए बन के अपने अपोजिट पोल्स पे चले गए हैं, अब ये डीकंडेंस होंगे, फिर से मिक्स होंगे एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, यानी कि अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाएंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग इवेंट। पहला, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। तो जो आपको दिख रहा है ना, अलग अलग क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहे थे, अलग अलग यहाँ पे आपको क्रोमैटिड्स दिख रहे थे, अब वो बाबू एक से फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे एक तरह का देखेंगे दो न्यूक्लियस यहाँ पे बन गए, दो अलग अलग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज फुल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट इज फुल ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आपको जो है यहाँ पे पूरा, अब जो अलग अलग थे सब एकदम फ्यूज हो गए, एक तरह से हम उनको इंडिविजुअल या फिर डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। ये टेलोफेज चल रहा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैरोकाइनेसिस हो गया, यानी कि दो न्यूक्लियस आपको बन गए, दिख रहे हैं ना, ऊपर दोनों एस्टर्स दिख रहे हैं। एस्टर क्या है, सेंट्रोसोम से निकला हुआ जो फाइबर्स है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उन सबको मिला के एस्टर कह रहे हैं। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस यानी कि कैरोकाइनेसिस दिख गया आपको, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन हो गया ना, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। अब क्या होगा, अब सेल्स डिवीजन, सेल का डिवीजन होगा। देखो यहाँ से अंदर से फरो बन रहा है, फिर ये जाके डिवाइड कर जाएगा दो सेल्स में, ये मतलब कि ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यानी कि दो फिर डिवाइड कर जाएंगे, दो सेल बन गया। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, क्लस्टर यानी इकट्ठा हो रहे हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे, और अपनी आइडेंटिटी लूज कर जा रहे हैं, यानी फ्यूज हो जा रहे हैं। दूसरा, न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप्स, यानी कि जो आपने देखा था कि प्रोफेज, जो लेट प्रोफेज था उसमें डिसइंटीग्रेशन हो गया था, न्यूक्लियर इनवेलप टूट गया था, और कुछ चीजें थी जो जैसे न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें जो है डिसअपियर हो गई थी, वो रिफॉर्म हो जाएंगे अराउंड द न्यू क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई मिल गया, अभी तक एक न्यूक्लियस था। ये सब यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज होने के बाद टेलोफेज में आपको देखने को मिल जाएगा दो अलग अलग न्यूक्लियाई, यानी कि टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन या कैरोकाइनेसिस। गॉट इट? ओके। अब आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड कैसे होगा, तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे। प्लांट में थोड़ा अलग है मैकेनिज्म और एनिमल में अलग है मैकेनिज्म, एकदम सिंपल बातों में समझा देते हैं हम आपको। माइटोसिस अकम्प्लिसेस नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ व्हिच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीकेटेड। क्या कह रहा है कि सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होने से, क्रोमोसोम का डिवीजन होने से हम नहीं कहेंगे सेल डिवीजन हो गया, सेल को खुद भी डिवाइड होना पड़ेगा। मतलब कि एक पिता है, वो मरने वाला है, अपने दोनों बच्चों को अलग कर रहा है, दोनों को धन दे दिया बराबर बराबर, लेकिन अगर दोनों एक ही घर में रह रहे हैं तो हम इसे नहीं कहेंगे अच्छे से विभाजन हो गया, नहीं बाबू, उसको दोनों को अलग अलग कमरे में या दोनों अलग अलग घर में रखना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गया, लेकिन अब सेल डिवीजन करने के लिए सेल वॉल भी डिवाइड होने पड़ेंगे, साइटोसॉल जो होंगे, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना पड़ेगा। इन एन एनिमल सेल देखो क्या होगा, यहां से बातें चेंज होंगी, एनिमल में कुछ अलग होगा मैकेनिज्म। जो एनिमल सेल है, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately join in the center, dividing the cell cytoplasm into two. क्या होगा देखो ध्यान से, ये मान लो, ध्यान से देखना, ये है प्लांट, ये एनिमल सेल है, तो क्या होगा देखें, जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखें ध्यान से क्या होगा, फरो बनेगा यहां पे, ऐसे यहां पे क्लीवेज छोटा सा बन रहा है, प्लाज्मा आउटर, याद रखना बाहर से अंदर की तरफ डिवाइड होता है, यहां पे
प्लांट में अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि आउटर से सेंटर की तरफ डिवीजन होता है एनिमल में, और सेंटर से आउटर की तरफ डिवीजन होता है प्लांट में। याद रखना, सुखी रहोगे हमेशा। देखो क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा है कि फरो बन जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना। द फरो ग्रेजुअली डीपेंस, ये गहरा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, गहरा हो गया, 2 सेल में डिवाइड हो गया। फरो डिपेंस एंड अल्टीमेटली ज्वाइन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2, तो ये 2 सेल में डिवाइड हो गए। तो बाहर से अंदर की तरफ फरो बन रहा है, डिपेंस, ठीक है ना। प्लांट सेल, अब देखो प्लांट में क्या होगा, कलर चेंज करता हूं। प्लांट सेल्स हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली एक्सटेंसिबल, यानी कि इनका जो सेल होता है थोड़ा रिजिड होता है, किसका, प्लांट का सेल वॉल होता है ना बाबू। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर, यानी कि यहां पे क्या होगा, यहां पे सेंटर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल। तो यहां से ऐसे सेल ऐसे वॉल शुरू करता होगा, यहां से, फिर यहां से इधर की तरफ, इधर तरफ, 2 सेल में कन्वर्ट, 1 सेल 2 सेल 2 सेल में कन्वर्ट। तो यहां पे जो होगा, जो यहां पे जो डिवीजन होगा सेंटर से आउटर की तरफ होगा। कहां होगा, सेंटर से आउटर की तरफ, तो याद रखेंगे इसको। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। तो यहां पे सेल प्लेट आपको देखने को मिलेंगे, कहां पे, प्लांट की बात कर रहा है। तो प्लांट में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है साइटोकाइनेसिस का, क्योंकि इसके पास सेल वॉल होते हैं, जो कि लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, ये जो सेल वॉल है वो इनएक्सटेंसिबल है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा रिजिड है, इसलिए इसके लिए अलग मैकेनिज्म होता है। सेल प्लेट बनता है यहाँ पे, और सेंटर से लेकर आउटर की तरफ जाता है, और जाके बाद में मिडिल लैमेला, यानी कि दोनों ही डिवाइड कर जाते हैं और 2 एडजेसेंट सेल बन जाते हैं। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स। तो कह रहा है जब सेल डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, तो सारे सेल ऑर्गेनल्स का भी इक्वली डिवीजन होता है। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरोकाइनेसिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म मान लो, उसके पास सेल है, देखो ध्यान से, सेल है, सेल में न्यूक्लियर डिवीजन हो गया बाबू, पहले ये था, ऐसे था, अब सेल में न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, लेकिन सेल डिवाइड ही नहीं हुई। इस कंडीशन को कहते हैं सिंसिटियम। क्या कहते हैं, सिंसाइटियम, सिंसिटियम, जो भी कहिए, यानी कि एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस। कैरोकाइनेसिस, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसिटियम। एग्जांपल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट में जो पानी हम पीते हैं वो एक्चुअल में लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, और उसमें कई सारे फ्री न्यूक्लियाई होते हैं, आपको पता है, आप ये पढ़ चुके हो। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल में कैरोकाइनेसिस तो हो जाता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सिंसिटियम, उस कंडीशन को कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जिसे बोलते हैं हम प्यार से बायोलॉजी में सिंसिटियम। याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए 2 सेल डिवाइड हो गए, बहुत सुंदर लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन mitosis or the equational division is usually restricted to the diploid cell only। यानी कि जो माइटोसिस का डिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ यूजुअली कह रहा है, नॉर्मली कह रहा है, अपने एक्सेप्शन देखा है, डिप्लॉयड सेल में ही होता है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स, जैसे यहाँ पे आपने बात किया था किसका, मेल हनी बी का बात किया था, और सम लोअर प्लांट जैसे अलगी और फंजाई। हैप्लॉयड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है ना। बहुत ही, मैं फिर से बता रहा हूँ कि माइटोसिस अगर लिखे क्वेश्चन में जनरली, तो बाबू जनरली अगर देखा जाए ना, तो जनरली सिर्फ किस में होता है, डिप्लॉयड में होता है। किस में होता है, डिप्लॉयड। अगर मेल की बात करें, ठीक, तो मेल में जनरली डिप्लॉयड में देखा मिलता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या आ गया इसमें, हम मेल हनी बी क्या देखा गया, सॉरी ये मेल कह दिया मैंने, मतलब एनिमल में जनरली डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस होता है। एक्सेप्शन में आ गया हनी बी। प्लांट में देखा जाए तो कुछ लोअर प्लांट्स हैं जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट, इनमें जो हैप्लॉयड सेल्स हैं यही बाबू आगे चल के माइटोसिस करते हैं। बाकी जो 99% जो प्लांट्स हैं, बाकी आगे के जितने भी एडवांस किंगडम, एडवांस जो फाइलम उसके डिवीजन हैं, वो सब क्या करते हैं, उनका जो 2n है, मतलब कि डिप्लॉयड सेल, वही डिवाइड करता है माइटोटिक से। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द significance of the division of the life of an organism. Are you aware of some examples where you have studied about haploid and diploid insects? ठीक है ना, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं वो सब parthenogenesis. Mitosis usually result in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. तो माइटोसिस में एकदम आइडेंटिकल जेनेटिक बनता है, क्योंकि अगर क्रोमोसोम नंबर वहाँ पे 2n है, 46 है, तो यहाँ पे 46 होगा। सिंपल सी बात है।
द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, ठीक है ना। जो ग्रोथ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का मल्टीसेलुलर है तो माइटोसिस से ही होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग ऑफ द रेशियो बिटवीन द nucleus and the cytoplasm. It therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio, ठीक है ना। क्या कह रहा है, न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसका जो रेशियो होता है बाबू, ठीक है ना, न्यूक्लियस इंडेक्स भी कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कैरियो इंडेक्स भी कहते हैं इसको। ये बाबू क्या होना चाहिए, एकदम रिस्टोर होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए, यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन और सेल और जो साइटोप्लाज्म है दोनों को मतलब इक्वल अमाउंट का डिवीजन होना चाहिए, ताकि दो जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं उनमें दोनों में इक्वल अमाउंट चीज़ें मिल चुके हैं। ओके, अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। तो माइटोसिस से सेल रिपेयरिंग करते हैं हम लोग, नए सेल्स लाते हैं। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, यहाँ पे देखें कुछ चीजें एग्जांपल दी हुई हैं, स्टेटमेंट बन सकता है द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अपर लेयर का जो सेल्स होता है, सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ गट एंड द ब्लड सेल्स, जो नए नए सेल्स जनरेट होते हैं, आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। इनको देखा गया है ये कॉन्स्टेंटली रिप्लेस किए जाते हैं माइटोसिस से। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन ए कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो मैंने बताया आपको कि जो मेरिस्टेम होते हैं ये भी माइटोसिस डिवीजन से ही एकदम डिवाइड होते रहते हैं हमेशा हमेशा, ठीक ना। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, मियोसिस, ठीक। तो माइटोसिस पढ़ लिया आपने, मियोसिस की तरफ चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। बेसिकली जो है यहाँ कोशिश करिएगा कि जो मियोसिस का जो सेकंड पेज है जहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट के सारे सब फेजेस दिए हुए हैं उनको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं पूरा। तो मियोसिस सबको पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। हम देखेंगे मियोसिस जो होगा दो तरह के होगा, उसमें भी दो स्टेजेस होंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस टू, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस टू। जो मियोसिस फर्स्ट होगा यही एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है और यहाँ पे ही बस एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बाकी मियोसिस टू एकदम जस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस और वहां पे कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है, बस सेल डिवाइड कर जाते हैं, ठीक, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट ईच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। कह रहा है कि फादर से स्पर्म और मदर से ओवम दोनों हैप्लॉइड होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, मतलब कि 23 यहाँ होंगे, यहाँ पे भी 23 होगा और ये दोनों फ्यूज करके बना देंगे, डिप्लॉइड क्या बना देंगे, एक 2n का जाइगोट बना देंगे। तो कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि कोई भी अगर नया बच्चा पैदा करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा तो दो गैमीट जो हैप्लॉइड है उनको मिलाना पड़ेगा, तब जाके डिप्लॉइड बनेगा जाइगोट। गैमीट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। तो आपको पता है अगर मेल गैमीट है तो आपको पता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये मियोटिक डिवीजन करते थे, तब जब बनता था सेकेंडरी, ठीक है ना, उसके बाद लास्ट में स्पर्म बनता था। तो मियोसिस से जो डिप्लॉइड सेल होगा वही मियोसिस से क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। यहाँ पे आप देखते थे ओगोनिया होता था, वो बनाता था लास्ट में जाकर के क्या, ओवा बनाता था। तो कह रहा है कि जो ये गैमीट बन रहे हैं ये किसी स्पेशल डिप्लॉइड सेल से बन रहे हैं, ठीक। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, देखो ध्यान से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, ये क्या है 2n है, इससे क्या बना, इससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, दोनों का क्रोमोसोम नंबर हाफ है, तो इस डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स तो बन रहे हैं लेकिन उनमें क्रोमोसोम का नंबर जो हुआ वो पेरेंट सेल के हाफ हो गए, ये पेरेंट सेल हुआ, ये डॉटर सेल हो गए, ठीक। चलिए, तो इसी को हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस इंश्योर्स दैट the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism। तो कह रहा है मियोसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि किसी भी बॉडी में जो गैमेटोफिटिक का फेज चल रहा है, मींस जो गैमेट का फॉर्मेशन का फेज चल रहा है, हैप्लॉइड फेज चल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मियोसिस। जबकि फर्टिलाइजेशन क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि डिप्लॉइड फिर से आ जाए सब कुछ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गैमेटोजेनेसिस है ना, गैमेटोजेनेसिस में जो हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं वो किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से बन रहे हैं, जबकि फर्टिलाइजेशन से क्या हो रहा है, फिर से वो डिप्लॉइड हो जा रहे हैं जो हैप्लॉइड हुए हैं, ठीक ना, याद रखेंगे इसको। चलिए, we come across meiosis during gametogenesis in plants and animals। तो हमने gametogenesis के बारे में पढ़ा है, प्लांट में भी एनिमल में भी। This led to the formation of haploid gamete। The key feature of meiosis, देखते हैं meiosis में क्या क्या होता है, देखेंगे ध्यान से, अच्छे समझेंगे इसको।
Meiosis involve two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis two. तो यहाँ पे कह रहा है मियोसिस, जैसे माइटोसिस सिर्फ एक ही होता था, माइटोसिस फर्स्ट माइटोसिस सेकंड नहीं होता था, लेकिन मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड होता है। यहाँ पे 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, 2 बार सेल डिवीजन होगा, लेकिन रेप्लिकेशन एक बार होगा, ये याद रखना। लिखा है ना, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है, ध्यान समझना। देखिए ये एक सेल है, ध्यान से देखना सब लोग, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए ऊपर बनाता हूं इसको। एक सेल है बाबू, इसके पास क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम, ठीक, और एक क्रोमोसोम मान लो, एक डिप्लॉइड सेल है मान लो, और समझ लो पेरेंट से ये मिला है एक क्रोमोसोम, और ये दूसरे पेरेंट से फीमेल से ये मिला है, जो येलो वाला आपको दिख रहा है, ठीक। चलिए ये वाला, तो और कितने क्रोमोसोम्स हैं, चलिए मैं पतला बनाता हूं थोड़ा सा। ये हो गया एक क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, ठीक। चलिए अब क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट मान लो जो एस फेज होगा, सबसे पहले क्या होगा उसमें, एस फेज जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एस फेज, सिंथेसिस फेज। इसमें डुप्लीकेशन होगा, तो डुप्लीकेशन होने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। डुप्लीकेशन होने के बाद ये जो आपका पहला क्रोमोसोम पे जो डीएनए होगा, ये 2 डीएनए हो गया, मान लेते हैं 2, और ये सिंगल था, ये वाला, ये भी कितना हो गया, 2 डीएनए, ठीक। अब देखो क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट यानी कि सेल डिवाइड करेगी, ये जब सेल डिवाइड करेगी, मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो कितने सेल्स में कन्वर्ट होगा, 1 2, किसमें कन्वर्ट होगा बाबू, 2 सेल में, 1, अरे यार हैंग कर रहा है भाई। चलिए मैं क्या बता रहा था, ध्यान से देखें। एक सेल है आपके पास, ठीक है, उसमें एक सेल है आपके पास, उसमें समझ लीजिए एक ये डीएनए है, एक ये डीएनए है, ठीक। अब क्या हुआ, सिंथेसिस फेज आया। कौन सा फेज आया, सिंथेसिस फेज। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ यूं कि डुप्लीकेशन हुआ। डुप्लीकेशन मतलब ये रेड वाला 2 हो गया, और ये जो येलो वाला है, यानी कि सब अपना जितने भी 2 डीएनए थे अपना डुप्लीकेट बना दिए, यहाँ पर रेप्लिकेशन हो गया। अब होगा क्या, मान लो मियोसिस फर्स्ट जैसे कंप्लीट हुआ, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, तैसे क्या होगा, ये फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होगा, और यहां पे एक में ये चला जाएगा और एक में ये चला जाएगा, ठीक। ये हो गया डिवीजन। अब जब मियोसिस 2 होगा, ध्यान से देखना, फिर क्या होगा, मियोसिस 2, और जब मियोसिस 2 होगा बाबू, यही इसमें क्या होगा, अब ये अलग से बना देगा, मतलब कि ये 2 सेल बनाया, देखो ध्यान से, और ये 2 सेल बनाया, ठीक। और इसके अंदर आएगा क्या, ध्यान से देखें मैं क्या कह रहा हूं, इसमें से एक इसमें आएगा, ठीक, इसमें से एक इसमें आएगा, इसमें से आपका देखेंगे ये इसमें आएगा। तो अगर हम देखें कि मियोसिस के एंड में 4 आपको टेट्राड मिलते हैं, मतलब 4 आपको सेल्स मिलते हैं, लेकिन माइटोसिस में 2 मिलते थे, याद आ रहा है। तो हुआ क्या, सबसे पहले जो भी इसके पास जेनेटिक मटेरियल था उसका डुप्लीकेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, एक ही बार हुआ। अब क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल्स बने, इसमें से 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, फिर मियोसिस सेकंड हुआ। मियोसिस सेकंड इज नॉट रिडक्शनल डिवीजन, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इट इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। तो यहाँ पे n है, तो ये भी क्या रहेगा, n, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये 2n था, ये भी 2n था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो बाबू, यहाँ पे 2n था, लेकिन यहाँ पे अगर मान लें कि, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे अगर डीएनए की मात्रा 2c है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4c हो गया। कितना हो गया बाबू, 4c। तो याद रखना यहाँ पे सिंथेसिस फेज है, सेल का नंबर भी नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर भी नहीं बढ़ रहा है, बस डीएनए का नंबर बढ़ रहा है, डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक। समझा दिया मैंने। अब देखिए पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है। स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना बगल में एनसीईआरटी में। देखिए, मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स, एक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक सेल डिवीजन होगा, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2 कह रहा है कि मियोसिस फर्स्ट हो, मियोसिस 2 दोनों में न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, और दोनों में ही सेल्स डिवाइड करेंगे, तब जाके ये प्रोसेस होगा। लेकिन ये याद ये रखना है कि 2 बार न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होगा, लेकिन एक ही बार क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, बता दिया मैंने। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। मियोसिस फर्स्ट तब शुरू होता है, कह रहा है द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए क्या होता है सिस्टर क्रोमेटिड, देखिए ये क्रोमोसोम है, ध्यान से देखें, ये क्रोमोसोम, ठीक।
क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है, ठीक। तो 2 क्रोमोसोम अलग अलग हैं और 4 आपको क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं। ये क्या है बाबू, सेंट्रोमियर है जहां पे अटैच्ड है क्रोमैटिड्स। चलिए, इन दोनों को, एक ही क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमैटिड हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड और इनको आपस में बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, तो सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड एट द एस फेज। मतलब कि पहले ऐसे था क्रोमोसोम, ठीक, रेप्लिकेशन के बाद ऐसे हो गया। एक क्या किया उसने, जैसा मैंने बताया था ना, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो पूरा का पूरा यहां बना दिया। मींस एक दूसरा आपको यहाँ पे क्रोमैटिड दिख गया, जिसको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। तो वही कह रहा है इस फेज में सिस्टर क्रोमैटिड। देखो क्रोमोसोम सेम है बाबू, देखो बाबू क्या कह रहा हूं, क्रोमोसोम एक ही है, एक क्रोमैटिड अलग से बन दिया। अरे अगर आपको डीएनए डबल करना है तो एक नया क्रोमैटिड चाहिए ना, डीएनए क्रोमोसोम पे ही तो होता है। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि क्रोमोसोम एक ही है, उसके क्रोमैटिड का नंबर बढ़ रहा है और उस पर डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatid of। अब देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये आपका है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे होती है क्रॉसिंग ओवर होगी, रिकम्बिनेशन होगा, ये सब चीजें होंगी। मींस इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल यहां ट्रांसफर होगा, ध्यान से समझना, इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल यहां, इसका कुछ यहां, ऐसे होगा। तो कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, मान लो 2 क्रोमोसोम है, दोनों में सेम तरह के जीन सेम लोकस पे प्रेजेंट है। ध्यान समझना, 2 क्रोमोसोम है, दोनों के पास सेम टाइप के जीन है जो सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, और दोनों का जो जीन का लोकेशन है, लोकस जो है सेम पोजीशन पे है क्रोमोसोम पे, इसको बोलते हैं होमोलोगस। तो कह रहा है कि मियोसिस में जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा और रिकम्बिनेशन होगा, और रिकम्बिनेशन किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा, और वो भी होमोलोगस। यानी कि कह रहा है कि अगर आपको क्या करवानी है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर आपको रिकम्बिनेशन करवाना है उसके लिए शर्त क्या है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होना चाहिए, और कैसा क्रोमोसोम होना चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम होना चाहिए, बस। और आगे देखेंगे हम कैसे हो रहा है ये सब प्रोसेस आगे, ठीक है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, जैसे मैंने बताया पिछले वाले स्लाइड में कि 4 जो है हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। चलिए आगे, अब देखिए मियोसिस 1 बहुत ही कॉम्प्लेक्स, इसमें जैसे उसमें माइटोसिस में प्रोफेज होता था, मेटाफेज होता था, एनाफेज, टेलोफेज होता था, यहाँ पे भी वही होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेज है, तो हम देखो यहाँ पे मियोसिस 1 मियोसिस 2 ऐसे करके पढ़ते हैं ना, कि 2 फेज होगा मियोसिस, मतलब तो यहाँ पे मियोसिस 1 का अलग अलग प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, टेलोफेज 1 होगा। ऐसे मियोसिस 2 में भी होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। तो सब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। तो मियोसिस 1 जो है, इसका प्रोफेज 1 बहुत ही लंबा, मतलब बहुत ही लंबा कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है देखते हैं। Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the prophase of the mitosis। ठीक है ना। तो प्रोफेज जो होता है माइटोसिस का, वो काफी नॉर्मल होता था, लेकिन यहाँ मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज होगा बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स होगा। Okay, it has been further subdivided into the following 5 phases based on chromosomal behavior, that is leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and dikinesis। तो इतने सारे पार्ट होंगे, मतलब कि जो आप देखेंगे कि जो प्रोफेज 1 है इसके खुद 5 फेजेस होंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसको याद करने का एक तरीका याद रखेंगे, एक लाइन से सीक्वेंस याद करना चाहते हैं तो ले जा, ऐसे याद करो, ले जा 5, या फिर ऐसे कुछ भी याद कर सकते हैं, बता रहा हूं, दिया, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। ले याद करो, ले जा पानी, है ना, ले जा पानी, दी के, याद रखना, दीदी के पानी ले जा, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो ले जा पानी दीदी के, तो दी मतलब हो गया आपका, अब क्या हो गया, डिप्लोटीन, और दीदी के याद रखना, दी के लिखा है ना, तो इसमें याद रखना कि डाइकाइनेसिस, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, अब जो पहला है लेप्टोटीन, इसमें क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है। मींस जो उलझे इधर उधर छिद्राए हुए हैं, पूरा का पूरा क्रोमैटिन मटेरियल्स है, वो पास आएंगे, कॉम्पैक्शन होगा। तो ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल, थोड़े थोड़े क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाएंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बाबू की पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, और क्रोमोसोम जब दिखेंगे तो यहाँ पे आपके बोल दीजिएगा, यहाँ पे जब क्रोमोसोम दिखेंगे, तो अगर क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जा रहे हैं
तो हम कह सकते हैं कि लेप्टोटीन आ चुका है, मतलब कि जो इधर उधर क्रोमैटिन मटेरियल से छटके हुए हैं वो जो है आके एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, बनाना शुरू हो गया। तो ये सब इसमें देखने को मिलेगा लेप्टोटीन में। तो ये कीवर्ड याद रखना, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय सेकंड स्टेज, इसके बाद सेकंड स्टेज आता है जिसको कहते हैं जाइगोटीन, थोड़ा सा बड़ा होगा ये। ड्यूरिंग दिस स्टेज chromosomes start pairing together and this process of association is called synapsis, और इसको हम बोलते हैं synapsis। क्या कहते हैं यार, लाइट वेट कट जा रही है, बीच में दिक्कत हो जा रहा है इसमें, ठीक है ना, तो एडजस्ट कर लेना उसको। चलिए देखिएगा, जाइगोटीन देख रहे हैं। इस स्टेज के दौरान क्या होता है, देखो दो क्रोमोसोम पास आना शुरू करते हैं। देखिए एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, दोनों की पेयरिंग शुरू होगी। देखिए ध्यान से, मतलब रिकम्बिनेशन होगा, और इसको हम बोलेंगे साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। किसका फॉर्मेशन होगा, साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। पूछेगा कौन सा ऐसा फेज है जिसमें साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो आप कहेंगे जाइगोटीन। चलिए इसको और समझाते हैं। लिखा है ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस, यानी कि दो क्रोमोसोम का आपस में जुड़ना, रिकम्बिनेशन करना ताकि क्रॉसिंग ओवर हो सके, इस प्रोसेस को कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। और यहाँ पे साइनेप्सिस जो हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि कुल मिला के एक कॉम्प्लेक्स टाइप का बन रहा है ना, पहले अलग अलग थे अब एक साथ हो गए हैं, ठीक है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में ही होता है। तो मैंने बता दिया होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, आप 2 मिनट पहले जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure। तो ये complex structure बन रहा है, इसको हम बोलते हैं synaptonymal complex। The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome, इसमें आपको एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं, और साइनेप्स वर्ड यूज किया है, मतलब दोनों एकदम साइनेप्स है, जैसे ना साइनेप्स पढ़ा था हमने, जंक्शन होता था, तो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक। Okay, the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or a tetrad। तो ये बाईवैलेंट कह रहे हैं, देखो बाईवैलेंट है, ठीक है ना, दो क्रोमैटिड्स यहाँ पे हैं, और टेट्राड मतलब कि देखो 1 2 3 4 कह सकते हैं। ओके, साइनेप्स्ड homologous chromosome is called a bivalent tetrad। However, these are more clearly visible at the next stage। अगर इनको अच्छे से देखना है तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है बाबू, याद रखेंगे जाइगोटीन में, लेकिन अच्छे से विजिबल कहाँ होता है, पैचिटीन में। याद रखना क्वेश्चन, जो बोल रहा हूँ इधर क्वेश्चन है, लिख लेना वहीं पे। However, these are more clearly visible at the next stage। More बाबू, the first 2 stages of the prophase one are relatively short-lived compared to the next stage, that is पैचिटीन। तो आपने जो पढ़ा लेप्टोटीन और जाइगोटीन, उससे काफी लंबा प्रोसेस आने वाला है जिसका नाम है पैचिटीन, ठीक है। क्या होता है इसमें, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग दिस स्टेज, तो याद रखना पैचिटीन में सी आता है वर्ड, तो सी फॉर क्रॉसिंग ओवर। पूछेगा सीधा सीधा क्वेश्चन कि क्रॉसिंग ओवर किस प्रोसेस में, किस स्टेज में होगा, तो कह देना पैचिटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम को बाइवैलेंट कह रहा है, ध्यान समझना। ये है बाबू सेंट्रोमियर, तो एक वायलेंट दूसरा वायलेंट, या तो हम इसी को टेट्राड कहेंगे, 1 2 3 4 ऐसे 4 पंखुड़ियां हैं इसकी। तो बाबू याद रखेंगे, इसी को हम बाइवैलेंट भी कह रहे हैं, इसी को हम टेट्राड भी कह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्रोमोसोम्स दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। तो इस स्टेज में आपको क्लियरली टेट्राड देखने को मिलेंगे। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो यूनिक फीचर है, क्या है, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मैंने पहले ही बता चुका आपको कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है ना, क्या है, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में, यानी कि जो है यहाँ पे देखें, इनके और इनके बीच में, दोनों सिस्टर के बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वो साइट आपको देखने को मिल जाएगी जहां पर रिकॉम्बिनेशन एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है। आगे देखें, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो, अच्छा क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये सबको पता है क्रॉसिंग ओवर क्या है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase। तो recombinase है एंजाइम जो रिकॉम्बिनेशन करवाएगा, क्रॉसिंग ओवर कराएगा। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर होगा यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, इसी से रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि रिकम्बाइन, यानी कि यहां से निकल के यहां पे आके मिल जाएंगे जीन्स,
रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैचिटिन। तो रिकॉम्बिनेशन कब खत्म होगा? जब पैचिटिन खत्म होगा, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अभी जहां जहां क्रॉसिंग ओवर है वहां पे क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच्ड ही रहेंगे पैचिटिन खत्म होने के बाद भी। ध्यान समझना, पैचिटिन खत्म हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, पैचिटिन खत्म, रिकॉम्बिनेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर डन। लेकिन अभी भी जहां पे वो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, दोनों अटैच्ड है, जो होमोलोगस के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो दोनों अभी भी अटैच्ड है, उनका छोटा वो छूटे नहीं है। ठीक है, अब पैचिटिन खत्म हुआ, ठीक है ना, अभी हम बाद में सब करेंगे, टेंशन मत लीजिए। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है अभी, ठीक है ना, अटैच्ड है, तो वो जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है अब उसका डिसोल्यूशन शुरू होगा। डिसोल्यूशन मतलब अब वो छूटेगा। वो क्या होगा बाबू? छूटेगा, मतलब चिपकेगा नहीं। ओके, and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover। तो देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं ये है, मान लो नॉन सिस्टर दोनों है, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये यहां पे मान लो क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहां क्रॉसिंग ओवर, लेकिन अटैच तो पूरे हुए हैं। क्रॉसिंग ओवर जहां हुआ है वो तो ठीक है, वहां भी अटैच है, पूरा क्रोमोसोम अटैच है। लेकिन ये जो डिप्लोटिन वाला है इसमें क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ ओनली साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, जहां क्रॉसओवर है अभी भी चिपके हुए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान समझना, शुरू से सुनते हैं। सबसे पहले हम देखा लेप्टोटिन। लेप्टोटिन में क्या हुआ? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमैटिन मटेरियल जो इधर छिद्राए हुए थे, घूम रहे थे, वो पास आ रहा है, कॉम्पैक्शन हो रहा है। फिर हमने देखा क्या? ले जा, यानी ले फॉर लेप्टोटिन, जा मतलब जाइगोटिन। जाइगोटिन में हमने देखा बाइवेलेंट बन रहे थे, टेट्राड बन रहे थे, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर जो थे, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, वो लोग अभी क्या बना रहे थे? वो लोग आपस में चिपक रहे थे। क्या, किसकी तैयारी चलने वाली है? क्रॉसिंग ओवर की, जो कि अगले में होगी, पैचिटिन में होगी। ठीक, तो ये हो गया। फिर पैचिटिन में क्या हुआ? दोनों पास पास आए, दोनों एक साइनेप्स बना दिए, मतलब साइनेप्स कहलाता है, जो पास आना उन लोगों का साइनेप्स कहलाता है, और बनता क्या है? कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हो गई, लेकिन जैसे पैचिटिन खत्म हुआ वहां पे अभी भी चिपके हुए हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेज आता है डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस, लेकिन वो जगह जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जस्ट उस जगह को छोड़ के सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी वो वहां पे चिपका ही रहेगा। ठीक, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर दीज एक्स शेप स्ट्रक्चर। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है बाबू, एक्स शेप, देखो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हम बोलते हैं कियास्मेटा। क्या कहते हैं? कियास्मेटा। तो पूछेगा, दो चीजें याद रखना यहाँ पे, ठीक है ना। एक याद रखना, बंद मत करवाइए अभी, 5 मिनट रुकिए, ठीक है। तो जो डिसोल्यूशन हो रहा है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, वो पूरा हो जाएगा, लेकिन एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर अभी बचा रहेगा। तो दो चीजें, डिप्लोटिन की दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो बाबू डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कियास्मेटा। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर द मंथ और ईयर। तो बाबू ये पूरा सबसे लंबा फेज होता है। और ये अगर बात करें तो कुछ oocyte जो होते हैं, कुछ वर्टिब्रेट के oocytes ऐसे होते हैं जहां पे मंथ्स और ईयर्स तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। सिर्फ कौन सा प्रोसेस? सिर्फ और सिर्फ कौन सी बात करते हैं? डिप्लोटिन की बात कर रहे हैं। चलिए, ये भी लंबा ही प्रोसेस है, मतलब ये छोटा है नॉर्मली, लेकिन कह रहा है एक्सेप्शन कह रहा है कुछ वर्टिब्रेट्स में, ठीक है ना। द फाइनल स्टेज ऑफ द मेयोटिक प्रोफेज वन इज डायकिनेसिस। जो लास्ट स्टेज है इसका वो डायकिनेसिस है। इसमें क्या होगा? दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ कियास्मेटा, यानी कि अब जो अटैचमेंट है, जो क्रॉसिंग ओवर वाला भी अटैचमेंट है, जहां पे एक्स शेप कियास्मेटा बनता था, अब वो भी खत्म हो जाएगा। तो कियास्मेटा खत्म हुआ, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? तो क्वेश्चन जो पूछता है, टर्म पूछेगा बाबू, मैच द फॉलोइंग दे देगा। तो टर्मिनेशन ऑफ कियास्मेटा, देख रहे हैं ना, जो एक्स शेप कियास्मेटा था वो क्या होगा? टूट जाएगा, छूट जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation, यानी कि पूरा का पूरा अब सेपरेट होंगे। by the end of dikinesis the nucleolus disappear, जैसे प्रोफेज के लास्ट में होता था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होंगे, न्यूक्लियर इनवेलप जो होगा पूरा टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। डायकिनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां बनता है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि हमारा जो स्टमक होता था वो किसमें खुलता था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसोफेगस किसमें खुलता था? जो आपका सी शेप ड्यूडेनम होता था। तो वो ट्रांजिशन एक स्टेज बीच में बनता था। तो अब ये बाबू, मैंने कहा था ना, क्लियर कट डिवीजन नहीं होता यहाँ पे,
तो यहाँ पे डाइकिनेसिस जो है जैसे से खत्म होगा तैसे मेटाफेज शुरू हो रहा है समझो। तो अब शुरू होता है प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1। तो मेटाफेज द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटर प्लेट। तो मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनता है, सारे के सारे जो क्रोमोसोम है इक्वेटर पे आ जाते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच्ड टू द कैंटोकोर। चलिए दिखाते हैं क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोफेज 1 था उसमें कॉम्पैक्शन हुआ पूरा, कई सारे बहुत लंबा प्रोसेस था, क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है, लेकिन अभी भी इधर उधर है। तो अब जो ये सेंट्रोसोम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अपोजिट पोल्स पे है, उनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे और जा करके डिफरेंट क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स पे चिपकेंगे और उनको स्ट्रेच करेंगे और एक अलाइन कर देंगे इक्वेटर पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्लेट, 2 प्लेट देखने को मिल रहा है, इन्हें बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट। और ये मेटाफेज प्लेट 2 बन रहे हैं, जबकि माइटोसिस में सिर्फ सिंगल मेटाफेज प्लेट बनता था। इसको नोट कर लेंगे सब लोग, ठीक है। अब एनाफेज में क्या होगा? द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। यहां पे क्या होगा? सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम, ध्यान से देखना, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम तो होमोलोगस है दोनों। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होंगे, लेकिन इनका जो क्रोमैटिड्स है, याद रखेंगे इसको, जो क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट नहीं होगा। तो ये आपका एक कह सकते हैं एनाफेज 1 में ये हो रहा है। अभी देखेंगे एनाफेज 2 में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। टीलोफेज में क्या होगा? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ द सेल। तो कह रहा है अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, 2 सेल्स बन जाएंगे एक सेल से, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सब रीअपीयर हो जा रहा है, जैसे सेम टू सेम माइटोसिस में होता था। और डायड ऑफ सेल मतलब 2 सेल्स बनेंगे यहाँ पे। ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो कभी कभी कुछ केसेस में देखा गया है कि न्यूक्लियस के इंटरफेज तक क्रोमोसोम्स नहीं पहुंच पाते हैं। द स्टेज बिटवीन द 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। यानी कि जैसे 2 माइटोसिस डिवीजन के बीच में जो एम फेज के बीच में जो एक आता था ना बीच में एक गैप, उसको हम बोलते थे इंटरफेज। तो इस तरह यहाँ पे क्या आता है? इंटरकाइनेसिस आता है, याद रखेंगे इसको। एंड इज जनरली शॉर्ट लिव, बहुत कम समय के लिए होता है। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इस दौरान कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2। फिर इसके बाद क्या आएगा? प्रोफेज 2 आएगा, एज मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। तो अब फिर से मियोसिस 2 तुरंत शुरू हो जाएगा यहां से, और मियोसिस 2 का पहला जो स्टेज होगा प्रोफेज 2 होगा। Meiosis 2 is the initiated immediately after cytokinesis। जैसे ही 2 सेल डिवाइड हुआ यानी कि meiosis 1 कंप्लीट हुआ, तुरंत शुरू हो जाता है meiosis 2 का प्रोफेज 2। Before the chromosomes are fully elongated, in contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis। Very very important। जो meiosis 2 है वो नॉर्मल माइटोसिस की तरह होता है। यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम में नंबर में कमी नहीं आएगी। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, प्रोफेज है तो बाबू एकदम उसका पक्का है, प्रोफेज में डिसअपीयर होगा और टेलोफेज में रीअपीयर होगा। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, फिर कॉम्पैक्शन हो जाएगा। मेटाफेज में एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, फिर इक्वेटर पे आ जाएंगे। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। तो क्रोमोसोम का जो ऊपर वाला होगा ऊपर की तरफ खोजेगा, नीचे वाला नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक। और मेटाफेज प्लेट बन जाता है। एनाफेज 2 इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं कह रहा हूं? एनाफेज 1 में देखा आपने सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते थे, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता था, लेकिन यहां पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा सेंट्रोमियर स्प्लिट का होने का मतलब क्या है? देखो यहां पे एक है, एक यहां है, तो सेंट्रोमियर ही क्या हो जाएगा? यहां से स्प्लिट हो जाएगा, दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। तो जो कि आप देखे थे एनाफेज 1 में नहीं होता था। तो ईच क्रोमोसोम व्हिच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड, जो सिस्टर क्रोमैटिड को होल्ड करती है, दोनों सिस्टर हैं। तो यहां से ये क्या हो गया? एनाफेज 2 में सेपरेट हो गया, तो ये अलग हो गया, ये अलग